नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी गलता लोहा, जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ये शेखर जोशी जी की तस्वीर है। गलता लोहा कहानी का सार। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। कहानी का सार निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है मोहन धनराम लोहार के यहाँ। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँचा। वह चाहता था कि हंसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले। हंसुआ का मतलब होता है जो घास काटने वाली हंसिया होती है, उसी को हंसुआ कहा जाता है। दूसरा बिंदु है स्कूल जीवन की यादें। धनराम उसका सहपाठी रहा था। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस हंस कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमज़ोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में कमज़ोर होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगी। तीसरा है धनराम का लोहार बनना। धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग से कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरांतियाँ धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धौकनी फूकने, सान लगाने, घन चलाने आदि के काम में लग गया। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम की मृत्यु हो गई और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा। अगला पॉइंट है मोहन का संघर्षमय जीवन। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी। बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया।
कुछ घसियारे साथ थे। जैसे तैसे वह सुरक्षित पहुंच गए, परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया। उन्होंने उसे स्कूल न भेजा। यहाँ नदी का पानी बढ़ जाना का मतलब नदी में बाढ़ आ जाना। अगला पॉइंट है, मोहन लखनऊ में। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। उसने कहा कि जहाँ घर में 4 प्राणी हैं, वहाँ यह 5वां भी रह लेगा। बड़े शहर में रहकर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। वंशीधर को जैसे भगवान मिल गया। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में मोहन सहमा रहा। उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे उत्तीर्ण होता रहा। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ रख दिया जाता था, ताकि रमेश की घर गृहस्थी सुविधा से चलती रहे। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह कभी यह नहीं बताया कि रमेश उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता है। उस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। अगला पॉइंट है, तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। कहा कि BA और MA करके लोग बेकार घूमते हैं। अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अर्थात उसकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाई, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अगला पॉइंट, वंशीधर का दुख। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा, परंतु जब उसे वास्तविकता का पता चला तो गहरा दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। अगला है, मोहन द्वारा लोहे का गोल मोड़ना। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं। वे खड़े खड़े बात निपटा लेते, परंतु मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन की संतुष्टि। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता से और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से बेखबर होकर
लोहे के छल्ले की गुलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। तो कहानी का सार इस प्रकार है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।